अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हमारे साथ एडवाइज़र ऑन फाइनेंस शौकत तरीन साहब हैं और यकीनन शौकत तरीन साहब की स्टेटमेंट्स पे, इनकी पॉलिसी पे, इनके जो मूव्स हैं उस पर सबकी नज़र है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में कम ऐसा हुआ है कि इस तरह की अफरात ज़र, इस तरह की इन्फ्लेशन हिट करे जो कि सबको किए हुए है। और बहुत से मामलात हैं, यकीनी तौर पे एक बैनुल-अक़वामी सूरत हाल भी है, पैंडमिक भी रहा है, बहुत कुछ है, लेकिन क्या हुकूमत के पास और कोई ऑप्शंस थे, हैं, या क्या होगा आगे जाके, पॉलिसी का क्या बनेगा, किस तरह हमें मालूम कि ये जो है इन्फ्लेशन, इसको कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस सब पर बात करेंगे नाज़रीन। IMF की जो अग्रीमेंट है उस हवाले से भी ज़ाहिर है अहम सवालात हैं। आज आपने देखा कि मार्केट ने थोड़ा सा दिखाया है कि उसको इसकी परेशानी है, कॉन्फिडेंस लूज़ किया है मार्केट ने और कुछ नीचे गई है मार्केट। बहुत से सवाल आते हैं एंड द पर्सन टू ऑब्वियसली आंसर दीज क्वेश्चंस हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब, बहुत मसरूफ़ हैं हम समझते हैं, और आपने टाइम निकाला, बड़ी आपकी मेहरबानी। शौकत तरीन साहब, सबसे पहले अगर आप हमें थोड़ा सा IMF की नेगोशिएशंस पे बता दीजिएगा, क्योंकि पिछले हफ्ते तक ये कुछ खबर थी कि बाय द एंड ऑफ लास्ट वीक स्टाफ अग्रीमेंट हो जाएगा, और ये कहा जा रहा था कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से जो बिल है वो पास हो जाएगा एंड फिर आगे चलेंगे। तो बात रुक गई है। हमें बताइए कि क्या सूरत हाल है, व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन? देखें जी, बात बिल्कुल नहीं रुकी, वही बात है, सारा कुछ तो हो चुका है। स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के ऊपर जो है शिकों पे बात चल रही है और इंशाल्लाह चंद दिनों में इसको ठीक कर दिया जाएगा। ये कोई सिंपल चीज़ नहीं है। ये मैं आपके थ्रू अपनी कौम को भी कहना चाहता हूँ कि मार्च के बीच में $500 मिलियन हमने लिए और हमने कुछ वादे किए हैं IMF से जी, और वो ऐसे वादे थे जो हमारे लिए बड़े मुश्किल थे। तो वो वादे जो है और मैं जब आया तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा ये कुछ थोड़ी ज्यादती हुई है, ठीक। और वो चीज़ें फिर मैंने उनको एक किस्म से पुश बैक करने की कोशिश की है, ठीक। और उसमें एक ये स्टेट बैंक का ये भी है, अमेंडमेंट्स भी हैं जिसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो हम पास ही नहीं कर सकते, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है 2/3। लेकिन IMF जो है इस चीज़ के बीच में वो बिल्कुल अर्नेस्टली हमारे साथ वो नेगोशिएट कर रहे हैं। तो आज ये जो खबर लगी और वो लोगों ने जो मिस इंटरप्रेट किया मेरा बयान जो है मैंने कल जो दिया था, जब मेरे से पूछा गया कि क्या PM जो हैं वो MD से बात कर रहे हैं, तो मैं कहा नहीं, बिल्कुल उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वजह यह है कि हमारी नेगोशिएशन बिल्कुल ठीक तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। तो IMF के MD से हमारा प्राइम मिनिस्टर क्यों बात करेगा? उसको उन्होंने बिल्कुल उल्टा एक किस्म से तासुर पेश किया, ठीक। और आज खाम खा हमारे रुपए का भी नुकसान हुआ और स्टॉक मार्केट में। तो ये आई थिंक इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है। तो इस वक्त कोई IMF में कोई परेशानी नहीं है हमें। जी, मेरा ख्याल है शौकत तरीन साहब, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, तो जितनी ट्रांसपेरेंटली, जितनी रेगुलरली सामने आए, तो मेरा ख्याल है कि फिर मिस इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश भी नहीं रहती। बहरहाल आज जो खबर आई है कि फारूक नसीम साहब ने, योर लॉ मिनिस्टर, जिन्होंने बाय द वे जो पहले मार्च में इन्होंने जब एक बनाया था बिल जो कि काबीना ने अप्रूव किया था, वो भी जरा दिलचस्प बात है कि काबीना ने अप्रूव कर दिया, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि वो जो बिल है वो उससे आइन से इनहराफ करता है। तो ये भी कुछ हमारी अपनी भी तो कॉम्पिटेंस है शौकत तरीन साहब के, उस वक्त काबीना ने कैसे अप्रूव कर दिया जो कि आइन से हट के था वो बिल? देखें जी, आइन से हट के था, जो लॉ मिनिस्ट्री के नीचे से वेटिंग तो ज़रूर हुई थी। फारूक नसीम साहब ने उसको नहीं देखा था, तो और उसको पुश किया गया था, मतलब एक किस्म से पुश किया गया था। $500 मिलियन चाहिए थे, वो जाती थी, वो गलती थी जी, क्योंकि काबीना में हर वक्त तो गलती हम नहीं करेंगे ना। नहीं, और तो, यानी काबीना ने अप्रूव किया था सर। जी जी जी, काबीना ने जी, तो काबीना को तो नहीं पता होता ना लीगल मैटर्स का। हाँ जी, वो पता। तो उन्होंने तो देखा कि ये सुन लेना, जी जी, सुन लेना मेरी बात, सुन जी लेना। जी।
ये जब जब हमारी जो है कैबिनेट कमेटी ऑन लीगल अफेयर जो होती है उसके थ्रू उसको पुश किया गया कि बड़ी ज़रूरत है इसकी, और वेटिंग हो गई है लॉ मिनिस्ट्री से, हालांकि लॉ मिनिस्टर ने नहीं देखा था, लेकिन कोताही है, बिल्कुल हमारी कोताही है कि हमने उसको ओवरलुक किया उस वक्त जी। और अब जो है वो जाहिर है लॉ मिनिस्टर ने जब देखा तो उन्होंने कहा ये चीज़ें जो हैं इसको हमें ये चीज़ें इसकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। और ये नहीं है कि उसमें कोई ऐसी खराबी है, लेकिन द वेरी फैक्ट कि जब पार्लियामेंट जाएगा 2/3 मेजॉरिटी चाहिए तो वो नहीं हो सकेगी। तो हमने यही कहा कि भाई जिस तरीके का अभी बिल है वो पास नहीं हो सकेगा। तो IMF ने कहा अच्छा बिल्कुल ठीक है, चलें फिर इसको देख लेते हैं। तो बस यही बात है इस वक्त। जी अच्छा, देखिए मैं ये जरूर कहूंगी, आई डोंट वांट टू लेबर द पॉइंट, लेकिन आई विल लेबर द पॉइंट, क्योंकि जो इस वक्त हमारी इस वक्त सूरत हाल है ये बड़ी अजब बात है। छोटी तो गलती नहीं कि लॉ मिनिस्टर ने देखा ही नहीं सर और उधर बिल चला गया। बहरहाल आज जो खबर आई है अखबार में वो ये आई कि लॉ मिनिस्टर ने डायरेक्टली IMF को लिखा और बताया है कि आइन से ये इनहराफ करता है। इज दिस करेक्ट सर? लॉ मिनिस्टर ने लिखा नहीं है अभी भी। जब नेगोशिएशन हो रही होती हैं तो हमारी तरफ से लॉ मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं ठीक, और एज वी स्पीक वो जो बात उधर उनके लीगल ईगल से हो रही है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम अपने लॉयर्स लेके आ जाते हैं, आप अपने लॉ मिनिस्टर को कह दें जो चीज़ हम ज़रा देख लेते हैं कि इसका वाई मीडिया क्या है। ठीक, तो आप बेलेबर शरेबर ना करें ना, मैं तो आपको सीधी सीधी बात कर रहा हूं, इसके बीच में क्या मतलब आप मुझे लाठी मारेंगे? नहीं सर मैं तो हम तो करेंगे, आगे भी जाके बात करते हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा चैलेंज हो तो कॉम्पिटेंट तरीके से आगे तो बढ़ना चाहिए। बट छोड़िए उसको, ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो इशू है स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का, आप सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि इस पे भी सर बड़े सवाल उठे थे, आप लोगों ने सब ने उठाए थे कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को अगर इतनी ऑटोनॉमी दे दी जाए स्टेट बैंक को तो वो स्टेट विद इन स्टेट हो। वो इश्यूज अब सब हुकूमत सेटिस्फाइड है कि ये इतनी ऑटोनॉमी से कुछ अंडरमाइन नहीं होगा रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टेट? नसीम, जो आपके सामने जब बिल आ जाएगा, क्योंकि अभी तो ये पुराना था ना, जब नया जो हम लोगों ने उनसे निगोशिएट करके आ जाएगा तो आप देख लेंगे उसमें क्या है, बैलेंस है या नहीं है। ठीक, अच्छा अब एक और सवाल शौकत तरीन साहब, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट का जो एक उठा है तो वो भी इस वक्त है कि कंसोलिडेट किए जाए हुकूमत के तमाम अकाउंट्स इन वन अकाउंट, और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त क्योंकि ये 2008 में शायद पहले भी उठाया गया था, जब मेरा ख्याल है आप ही थे उस वक्त हुकूमत में, फाइनेंस मिनिस्टर साकिब शिरानी वाज वर्किंग विद यू, तो ये फिर से उठा है जी सिंगल अकाउंट ट्रेजरी का, जिसमें कहा गया कंसोलिडेट एक जगह किया जाए ना कि हजारों अकाउंट्स हों। ये नसीम मैंने ही उठाया था, ये रूल्स ऑफ बिजनेस में है। ठीक, कि एक कंसोलिडेटेड अकाउंट है, ठीक, इसका अकाउंट नंबर 1 कहते हैं जी। जितनी भी लो इनकम्स होती हैं वो जितनी वहां आमदनी होती है हुकूमत की उसमें जाती है। ठीक, फिर जब लोगों की अप्रूव हो जाती हैं, ये मतलब जो ख्वाहिशात होती हैं मिनिस्ट्रीज की, तो उनके लिए फिर स्टेट बैंक में नेशनल में डिमांड खड़ी कर दी जाती है कि ये डिमांड आपकी अप्रूव हुई और खड़ी है। इसका मतलब है उनको पैसे नहीं दिए जाते, लेकिन डिमांड खड़ी कर दी जाती है, तो उसमें जिसको आप कहते हैं असाइनमेंट उनके लिए खड़ी कर दी जाती है, और वो फिर उसके तहत वो ड्रॉ करते रहते हैं, और जब जून 30 हो जाती है तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो उससे पहले पहले जो खर्च हो गया होता है वो तो एक्सेप्ट हो जाता है। अब हुआ क्या कि ड्यूरिंग द 2000 शौकत अजीज़ के वक्तों में उन्होंने अलाउ कर दिया कि जो है ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये पैसे ड्रॉ कर सकते हैं और प्राइवेट बैंक्स में भी रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अगेंस्ट द रूल्स ऑफ बिजनेस जी पैसे ड्रॉ हो जाते थे और प्राइवेट बैंक्स में जाके डाल देते थे वो। अच्छा, ये नहीं है कि वो पैसे खुर्द बुर्द हो जाते थे। द वेरी फैक्ट है कि एक साइड पे बैंक जो गवर्नमेंट है वो अपने कर्जों के ऊपर वो दे रही है, मार्कअप दे रही है, ठीक, प्रॉफिट दे रही है, और दूसरी तरफ जो है वो पैसे जो आगे बैंकों में पड़े हुए हैं, और उसमें ये भी देखा जाता था कि उसमें कई करंट अकाउंट में पड़े रहते जिसमें कुछ नहीं मिलता था, कुछ सेविंग अकाउंट में होते थे,
और उसमें नीचे अंडर द टेबल कई चीजें हो रही होती थी। तो मैंने ये कहा कि ये सारा कुछ बिल्कुल इसको सिंगल ट्रेजरी अकाउंट में जाना चाहिए। ट्रेजरी अकाउंट मतलब कंसोलिडेटेड अकाउंट में। ठीक। तो वो चीज अभी तक चल रही है। मैं चला गया और हुआ नहीं, और अब वो है। और ये बड़ी सही बात है कि द एंटायर मनी ऑफ द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी इन द कंसोलिडेटेड अकाउंट। ये कोई उन्होंने कोई नई चीज नहीं कही, ये तो हमने ही शुरू की थी 2008 में। अच्छा, ये इसको जरा क्लैरिफाई इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सी चहमगोइयां हो रही हैं कि जी इसका मतलब ये कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड हैं ये सब अकाउंट्स मुख्तलिफ रहे हैं, और वहाँ इजिप्ट में भी कोई 40,000 या 39,000 अकाउंट्स थे मुख्तलिफ, जिसमें के सिक्योरिटी रिलेटेड मुख्तलिफ सेपरेट अकाउंट्स थे। तो वहाँ भी IMF ने कह के कंसोलिडेट करवाया एक अकाउंट। आप फरमा रहे हैं कि ये इट इज डिफरेंट, आप कह रहे हैं कि आपने इनिशिएट किया था। जी, ये मैंने 2008 में, अगर आपको याद है, 8-9 में मैंने इनिशिएट किया था और सबसे बात की थी। लेकिन देखें, इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये बस ये कोई मतलब ऊपर से वही उतरेगी। ये इसके बीच में आप प्रैक्टिकली देखेंगे कई ऐसी चीजें हैं जिसके बीच में वो कंसोलिडेटेड अकाउंट में नहीं जाएंगी। ठीक, वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में होगा। तो वो जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और वो इदारा जो है बैठ के वो डिस्कस कर सकता है। लेकिन जनरल रूल ये है कि सारी अकाउंट जो होने चाहिए वो कंसोलिडेटेड अकाउंट में होनी चाहिए, और डिमांड खड़ी होनी चाहिए फॉर दी प्रोजेक्ट्स एंड फॉर दी एक्सपेंसेस जिसके अगेंस्ट ड्रॉ करने, वो डिपार्टमेंट ड्रॉ करेंगे, जिसको असाइनमेंट अकाउंट कहते हैं। ठीक, तो ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि कोई IMF की तरफ से ऐसा प्रेशर नहीं कि ये कोई स्टिकिंग पॉइंट बन जाए। तो शौकत तरीन साहब, जो आप फरमा रहे हैं उसके तहत आप कह रहे हैं कि जी जल्दी कोई सेटलमेंट हो जाएगी और जो स्टाफ अग्रीमेंट हो जाएगा। तो कोई आपके जहन में टाइमलाइन है एज हेड ऑफ द फाइनेंस टीम, आप कन्वे करेंगे कुछ लोगों को, मार्केट को, पब्लिक को कि जी अगले 1 हफ्ते में हो जाएगी, 10 दिन में हो जाएगी? मैं तो नसीम कहता हूं कि ये तो कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है। लेकिन ये एक ही चीज जो मैं आपको कह रहा हूं, ये इसमें जरा थोड़ा सा ये नेगोशिएशन जो हैं वो चल रही हैं। तो मैं आपको डेफिनेटिव टाइम तो नहीं दूंगा, बट मेरा जब आपको मैं ये कह रहा हूं कि एक ही चीज रह गई है तो फिर उसका कितना हम क्या। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब कि जो लोग ये कह रहे थे कि जी पूछे शौकत तरीन साहब से कि उनके पास कोई प्लान बी है अगर ये चीज थ्रू ना हो, आप कह रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आप कह रहे हैं प्लान बी की जरूरत ही नहीं है। नाज़रीन, इसी पर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, शौकत तरीन साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। यकीनी तौर पे शौकत तरीन साहब का काम आसान नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बड़ा स्ट्रिक्ट ये एक एम्फेसिस है कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए, और IMF की तरफ से यानी सब्सिडीज़ को भी काटें और साथ जो ग्रोथ रेट है उसको भी काटें। नॉट एन ईजी जॉब, नॉट एन एनविएबल पोजीशन टू बी इन। 18 महीने में वैसे भी नाजरीन हमने देखा कि तब्दीलियां आई हैं, और 18 में से पिछली अगर मीटिंग्स आप देखें तो 18 मीटिंग्स में 12 मीटिंग्स जो कैबिनेट की हुई हैं वो महंगाई पे उसका फोकस था। लेकिन महंगाई जो है उस पर ऑलमोस्ट ज़ीरो काम हो पा रहा है, और क्योंकि बैनुल-अक़वामी सूरत हाल ज़रूर ऐसी है। शौकत तरीन साहब, अब लोग ये पूछते हैं कि जी हुकूमत से ये कहिएगा कि उसकी पॉलिसी क्या, यानी कि कंट्रोल कर पाएंगे कीमतों पे, या जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि जी बिजली की भी कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल की भी बढ़ेगी, गैस नहीं होगी। ये बताइए मसलन किस तरह से अब ये लोग कहें कि जी अच्छा चीनी की कीमत जो अभी है वो आगे बढ़ेगी नहीं। ये ज़रूर है कि जी जो क्रॉप है वो एक अच्छा क्रॉप हुआ जो हमाद अजहर साहब ने कल कहा, बट फिर भी लोग कह रहे हैं कि चीनी की कीमत बढ़ेगी। जी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी रही है इसकी, उस पर क्या कहेंगे आप, तसल्ली कैसे देंगे? देखिए जी, मैं तो सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश करूंगा कि हम एक लॉजिकल तरीके से इस चीज़ को सोचें। पहली बात तो ये है कि ये पूरे दुनिया का ये एक अमल है जिसके बीच में, सारी दुनिया के बीच में ये कोविड की वजह से जो सप्लाई चेन है वो अफेक्ट हुई है। इसका मतलब है कि
प्रोडक्शन नहीं हुई चीज़ों की। ठीक। इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन, एक तो कॉस्ट उसकी बहुत बढ़ गई है 4-5 गुना, लेकिन वो जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी, जो टैंकर्स वगैरह हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये सप्लाई चेन अफेक्ट हो गई है, उससे कीमतें जो हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, कमोडिटीज़ की बढ़ गई है, स्टील की बढ़ गई है, ये आपके कोयले की बढ़ गई है। उसके बाद तेल, ये जो तेल की कीमत है आज जनवरी के बीच में ये $42 था बैरल का, अब $87 है। ये तो सारों के सामने है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास नहीं है ये चीज़ें। स्टील अगर हमारे पास होती तो हम उसको कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास कोयला बाहर से इंपोर्ट हो रहा है और तेल बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। उसके बाद हमने गंदम बाहर से इंपोर्ट की है, चीनी बाहर से इंपोर्ट की है, उसके बाद हमने ये दालें बाहर से इंपोर्ट की हैं, घी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि ये बाहर के जो दुनिया के बीच में अगर आग लगी हुई है, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या हमारी कीमतें जो हैं, हमारे हमसाया मुल्क जो हमारे जैसे लोग हैं उनके करीब करीब हैं या नहीं, हम उनसे सस्ते हैं। पहली बात तो ये होगी। अब यहां क्या है कि लोग ये पूछते हैं कि हमारी चीजें तो बढ़ गई हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में। हम पहले बात करें, क्योंकि या तो मेरे पास कानून का खजाना होता तो मैं सारों को सब्सिडी दे देता, अमीरों को भी दे देता, दरमियाने लोगों को भी दे देता और गरीबों को भी दे देता। वो हमारे पास है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो सबसे नीचे लोग हैं, और इस वक्त तो हम एक किस्म से निचले तबके नहीं बल्कि दरमियाने तबके तक हम जा रहे हैं, मतलब लोअर मिडिल क्लास तक भी जा रहे हैं। ये जो राशन का हमारा जो एहसास का हुआ है वो 13 करोड़ लोगों के लिए है, 20 मिलियन लोगों के लिए हमने कहा कि इनको जो ये 3 चीजें जो हैं ज्यादा यूज होती हैं उसको सब्सिडी देंगे। उसके बाद हम ये कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं वो इसलिए कि जो लोगों, अच्छा बिजली की हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, गैस की प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो हम तो यही कुछ कर सकते हैं ना। और दूसरी चीज ये है कि ये लोगों ने तूफान मचाया हुआ, बिकॉज इनके पास, अपोजिशन के पास तो और कुछ है ही नहीं ना कहने को। तो मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत में था 2008 में, उस वक्त 21% इन्फ्लेशन थी, और उससे पहले भी कई दफा जो इन्फ्लेशन डबल डिजिट में जा चुकी है। तो ये तो इसलिए है कि इस वक्त और कुछ है नहीं। मैं सर मुझे 1 मिनट और दे दें। द वेरी फैक्ट इज इकॉनमी ग्रो कर रही है, हमारे ख्याल में 5-5.5% ग्रो कर रही है, एग्रीकल्चर ग्रो कर रही है, हमारी इंडस्ट्री डबल डिजिट में ग्रो कर रही है। तो जब ये चीजें सामने आ रही हैं तो उनको और मतलब इख्तलाफ किस चीज से होगा। बस यही है, महंगाई महंगाई महंगाई। नहीं देखिए शौकत तरीन साहब, ये तो नहीं है कि ऑपोजिशन की यहाँ बात की जा रही है, ऑपोजिशन को तो छोड़ दें, साइड पे रख दें। यकीनी तौर पे आम अवाम की बात आप सुनते हैं हर वक्त। और मसला ये है कि ये कोई कहने की बातें तो नहीं, ये असल में हो रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर जो कि यकीनी तौर पे ही जेन्युइनली वांट्स कि भाई लोगों के मसाइल हल हों, लेकिन वो अगर पैकेज अनाउंस करते हैं तो फरूक सलीम इमीडिएटली वो कैलकुलेशन आपको दे देते हैं। वो कहते हैं जी अच्छा ये ₹5 फी कस रोज की सब्सिडाइजेशन होगी जो कि अनाउंस किए पैकेज, और उसके बरक्स 3 को अनाउंस ये होता है, और देखते हैं हम कि 5 नवंबर को 160 बिलियन रुपए एडिशनल टीका लगता है पेट्रोल का, और नवंबर 9 को 152 बिलियन बिजली का टीका लगता है। अब यकीनी तौर पे ये हुकूमत कुछ कर नहीं सकती, दिस इज द रियलिटी। लेकिन ये बताइए कि इकोनॉमिस्ट को अगर आप मानते हैं, उनकी जो रिसर्च होती है वो कह रहे हैं जी पिछले हफ्ते कि पाकिस्तान की दुनिया में 4th हाईएस्ट इन्फ्लेशन है और 2nd उनकी लोएस्ट जीडीपी है। तो ये भी कुछ मसाइल हैं। तो इस पे यानी कि हम ये समझें कि बस अब इसी तरह बात चलेगी, अंडे 200 से और बढ़ जाएंगे, टमाटर 180 से और बढ़ जाएंगे, और जो रिलीफ है ये रिलीफ का आपको हमने जिक्र कर दिया कि व्हाट डज इट एंड अप बीइंग। देखिए नसीम, आप तो बड़ी लंबी लंबी बातें करती हैं ना, थोड़ी बात की अगर उनका पूरा जवाब भी सलीम जैसे लोग जो है ना, जो 5 रुपए की जो बात करते हैं मैं उसको जवाब दे देता हूँ। ये जनाब सुनती जाए, ये इस वक्त जो है हमारा ये 13,000 साढ़े 13,000 रुपए इस तबके का जो है वो फूड का बिल होता है सारे महीने में। और उसके बाद आपका जो ये 3 चीजें जो आइटम जो हम बता रहे हैं
उसका 3,700 रुपया उनका ये पूरी हमने रिसर्च की हुई है, उसका बिल होता है। और ये 1,000 रुपये हम जो दे रहे हैं ये उसका 30% है। घी का 30% पे हम दे रहे हैं, आटे के 30% दे रहे हैं और दालों को 30%। ये तो फारूक सलीम को जाके अपना इसके बारे में सोचें और फिर उसके ऊपर जाके अपने मुंह के ऊपर जरा पानी फेरे और शर्म करें। मतलब दिस इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी एंड दिस इज पब्लिसिटी एंड प्लेइंग टू द गैलरी, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि ये जो आप बात कर रही हैं कि ये पेट्रोल की हमने वो टीका लगा दिया, ये पेट्रोल मैं आपको ये बता रहा हूं इस वक्त ठीक कि जो हमारा इस वक्त पेट्रोल की कीमत है वो बाकी लोगों से, इर्द गिर्द के मुल्कों से, हमारे सिर्फ 16 मुल्क हैं जो सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं इस वक्त। तो ये हम तो खुद प्रोड्यूस करते नहीं है। और मैंने 450 अरब रुपया का जो टीका अपने आप को लगाया कि जो मैं जिसमें टैक्स मैंने कम किया है और जो आपकी लेवी जो है कम हुई है पिछले 1 साल के बीच में। तो द वेरी फैक्ट इज कि ये चीज अगर लोगों को समझनी, और ये इकोनॉमिस्ट जो है जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करते हैं बाय मैनिपुलेटिंग द नंबर्स, उनको मैं कहूंगा यार प्लीज आप अपने शोबे का ख्याल रखें। तो ये पहली बात तो ये है। दूसरी, आप कह रहे हैं कि जो बिजली वगैरह का जो हो गया, बिजली भी जो है वो IMF का प्रोग्राम आपने $500 मिलियन लेके कहा था 5 रुपए हम बढ़ा देंगे, अभी तो 1 रुपया और 39 पैसे ही बढ़ी है यार। तो ये शोर शराबा इसलिए हो रहा है कि इनके पास और कुछ करने को, और फिर कहा इन्होंने, आपने कहा कि वो कहते हैं जी हाईएस्ट हमारी इन्फ्लेशन है या 9.2% अगर हाईएस्ट है ना, तो वो उसके बाद वो 18 और 21% जो हुआ करती थी पिछली हुकूमतों में, तो वो क्या थी फिर। और दूसरी ये है कि लोएस्ट, किसने कहा लोएस्ट, ये आप नंबर्स को हेर फेर करते रहते हैं। इस वक्त हमारा जो 1457 डॉलर्स की पर कैपिटा है, और वो जो फारूक सलीम साहब ने ये भी एक कैलकुलेशन बना दी थी कि पता नहीं क्यों डिप हो रही है, उसको कहें जनाबे वाला आप रूपी में करके देखें, डॉलर डिप्रिशिएट हुआ है, उसकी वजह से अगर डिप हुआ है उसके बीच में पर कैपिटा में, वो इसलिए हुआ है कि पिछले 5 साल में ओवर वैल्यू करके रखा हुआ था। 32% जो रुपया जो है ओवर वैल्यूड था, उसको जब सही कीमत पर लेके आए तो ये असल GDP थी जो कि इन अपनी तरफ से छुपाई हुई थी, इन्फ्लेट की हुई थी। तो नंबर्स की बात ना करें। मैं से ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखें कि इस वक्त इकॉनमी किधर जा रही है। इस वक्त इकॉनमी में 13% इंक्रीज होगी। नो डाउट सर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इस वक्त जी सर, उस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन सवाल आप भी खुद भी बताइएगा, फार्मर्स को जो ट्रांसफर हुआ है वो भी इन अ सेंस बड़ा अमेजिंग है, लेकिन जो सवाल उठता है वो ये है कि कितने परसेंटेज लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। यानी कि अब तो ये एस्टैब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं कि 40% रूरल जो आपकी पॉपुलेशन है वो नॉन फार्मिंग है, तो उनको वो ट्रांसफर का फायदा नहीं हो रहा अर्बन पॉपुलेशन पे। और ये ऑपोजिशन को छोड़ दीजिए, शौकत साहब एक सेकंड सर एक सेकंड, शौकत साहब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिशन। आप सुन रहे हैं खुद, आप आम लोगों का रोना सुन रहे हैं। आई डोंट केयर अबाउट द ऑपोजिशन, लेकिन ये ऑपोजिशन का रोना नहीं, ये तो आम लोगों का रोना है। तो मैं समझ रही हूं हुकूमत के जो मसाइल है, बट आपसे ये पूछ रहे हैं कि मसलन अब ये इस्टेब्लिश हो गया है, आप देख रहे हैं कि गोल्डमैन सैक्स वगैरह कह रहे हैं कि सुपर स्पाइक आएगा ऑयल प्राइसेस में, और वो कह रहे हैं कि 150 तक चले जाएगा। तो आपसे मैं तो ये सवाल करना बनता है ना मेरा कि जी हुकूमत फिर उस वक्त क्या करेगी, फिर तो ये और बड़ा मसला हो जाएगा। सो दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन, ऑपोजिशन इज नॉट द इशू। देखें आप बैठ के, मतलब जो सवाल मेरे साथ कर रही हैं वो आपको भी सोचना चाहिए कि जब आप कह रहे हैं कि ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट है, जो मैं तो आपको बता रहा हूं ये फैक्ट है कि कीमतें बढ़ गई हैं, पूरे दुनिया में बढ़ गई हैं, और दुनिया के बीच में ये एक कोराम मचा हुआ है कि कीमतें बढ़ गई। जहां 2% इन्फ्लेशन नहीं होती थी अमेरिका में, आज वो 8% पे चली गई है। इसी तरीके से मतलब बरतानिया वगैरह सारी जगह पे, जर्मनी में, चाइना में, हर जगह पे कीमतें बढ़ गई हैं। बीबी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं बढ़ी, मैं ये कह रहा हूं हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में। हम ये कर रहे हैं कि जो कि हमारा जो तबका है जिसको मदद चाहिए हम उनको डायरेक्ट दे रहे हैं। हमारे पास हालांकि रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमने ये भी देखना है कि हमने इकॉनमी को कहां लेके जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है अगर 9% इन्फ्लेशन है, 5 से 6% अगर ग्रोथ करते हैं तो 15% उनकी इनकम्स भी बढ़ेंगी, जो मिडिल क्लास है। आपकी रूरल क्लास में तो आपकी इजनास जो है वो उनको मतलब क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ठीक जा रहे हैं।
लेकिन ये आपका अर्बन का प्रॉब्लम है, अर्बन पॉपुलेशन का, और उसके लिए भी हम ये कर रहे हैं कि अब ये कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो लिसन, पॉइंट सिर्फ ये है कि ये इन्फ्लेशन इंटरनेशनल फिनोमेना है, हम अपनी तरफ से उस जो वल्नरेबल है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जिस वक्त ये कीमतें इंटरनेशनल कम होंगी तो यहां भी कम होंगी। शौकत तरीन साहब, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इतना इनिशिएटिव, इतना इंसेंटिव मिला, और ये सब लोग कह रहे थे, आपके जो नाकिदीन थे वो भी कह रहे थे कि दिस इज अ मेजर मूव एंड अ वेरी पॉजिटिव मूव, लेकिन ये कल आपने देखा होगा जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने इतना बड़ा बैनर हेडलाइन लगाया, इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। तो मैं आपसे पूछ रही हूं कि जब ये एज अ मैनेजर ऑफ द इकोनॉमी, जब इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आएगा तो क्या करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं हर चीज की कीमत छूट कर गई, इज देयर अ सोल्यूशन टू दिस? देयर अ सोल्यूशन को अपने मुनाफे में जो नुकसान हो रहा है ना उसको होने दें, वो बहुत मुनाफा कमा चुके हैं। और ये स्टील वगैरह जो है, सीमेंट जो ये मेरा काम ये नहीं है कि मैं अब सारी चीजों को उनके लिए कंट्रोल करूं और मुनाफा अपनी एक साइड पे रखते रहें और उसके बाद। अच्छा, आप कह रहे हैं मुनाफा कम, ठीक ठीक, आप कह रहे हैं मुनाफा कम लें, ठीक है, आप ये कह रहे हैं। आखिरी पॉइंट है सर, ये जी वक्त की बात है जी, आखिरी पॉइंट है कि इस सब इशू में इनकॉम्पिटेंस तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती गवर्नमेंट। ये जो आज आया अखबारों में कि एलएनजी बॉट एट रिकॉर्ड हाई प्राइस, और उसमें साथ ये भी है शौकत तरीन साहब के, ऑब्वियसली आपकी मिनिस्ट्री से तो ताल्लुक नहीं, लेकिन ये कि कई पॉइंट्स आए जहां के डिसीजंस वो इंप्लीमेंट होती जो इस हुकूमत ने लिए, तो आपको सस्ती मिलती एलएनजी। तो इस पे आप क्या कहेंगे जी, गैस सस्ती मिलती? देखिए यार, वो 2-4 कार्गोज थे जो कि इन्होंने $6.40 पे नहीं लिए और वो स्क्रैप किया, उसके बाद वो कीमतें बढ़ गई। अभी तो सारों को ये प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। ये जो एलएनजी कार्गोज हैं ये सारी दुनिया में ये महंगे हैं, और इसकी वजह से अमेरिका में भी कोहराम मचा हुआ है, यूरोप में भी मचा हुआ है। तो इसकी वजह ये नहीं है कि ये आप लोग हमारे सिर्फ इनकॉम्पिटेंस हो गई है, ये वाकई एलएनजी की प्राइसेस बढ़ गई हैं। हम लॉक इन कर सकते थे, ये हमें अभी भुगतना पड़ रहा है, बिकॉज हमारे पास नहीं है गैस ना, गैस तो हमारी कम होती जा रही है। नहीं, लोग कह रहे हैं ना इंडिया ने लॉक इन की पहले से ना कि जी वो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वो कर दिए, वो 2-4 कार्गोज थे बस, बाकी उसके बाद तो हमें करनी पड़ता, ये महंगी तो खरीदनी पड़ती ना अभी जी। ठीक है, कुछ कहते हैं कि लॉक इन पहले करते तो शायद ना करनी पड़ती, लेकिन शौकत तरीन साहब, गुड लक, टफ टाइम्स, टफ डिसीजंस हैव टू बी मेड। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का जी। अच्छा जी नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछेंगे कि पॉलिटिकल रिटोरिक असाइड वो क्या कहते हैं इस सब पे, क्योंकि मसले मसाइल तो हैं। बहरहाल स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, PMLN के लीडर हैं और एडवाइज़र इन फाइनेंस भी रह चुके हैं। हम मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछेंगे कि शौकत तरीन साहब ने कहा कि IMF से भी डील होने वाली है, इसमें कोई मसला उनको दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा, वो कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट इज़ डूइंग द बेस्ट इट कैन, जो इन्वायरमेंट है ग्लोबल उसके अंदर रहते हुए वो कह रहे हैं हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं, और मैनेज हम चीज़ें सब सही कर रहे हैं, और हम सब्सिडी देंगे उनको जिनको सब्सिडी की ज़रूरत है। और बाकी जो इंडस्ट्री है, इफ़ दे आर गेटिंग हिट, तो जैसे उन्होंने कहा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो अपने ज़रा अब तैयार हो जाएं कि अपने प्रॉफिट्स को कम करें। बाकी ऑल इज़ वेल विद इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। तो बताइए आपका रिस्पॉन्स क्या होगा इस पर, अगर आप पॉलिटिक्स से हट के हमें सब्सटैंटिव पर बताएं बात। थैंक यू नसीम। देखें, जहाँ तक IMF की 6th ट्रांच का 6th रिव्यू 7th रिव्यू की बात है, तो वो तो जून से हुकूमत कह रही है कि बस अनकरीब ख़त्म होने वाला है। जब कोई भी लिखता है कि टॉक ये वाले फेल हो गए या ये राउंड फेल हो गया तो बड़ी नाराज़ होते हैं वो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर कि अभी तक हुआ नहीं है। अल्लाह करे हो जाए अगले महीने तक, अगर इनको इतना उसका वो है। लेकिन अभी तक ये कि 6 महीने से ये निगोशिएट ही कर रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जब होगा तब देखेंगे। जो बात हो रही है, नहीं, वो तो कह रहे हैं 1-2 दिनों में भी हो सकता है, हो तो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है, लेकिन अब मतलब ये कि अब 6 महीने से यही कह रहे हैं। जो बात कर रहे हैं वो कि जो गवर्नर साहब को, जो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब को डिक्टेटोरियल पावर दे रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। एक वजीर आजम होता है एक तरफ,
या फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो इलेक्ट होकर आते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान को, पूरा पाकिस्तान इलेक्ट करता है, उसको आप बोलते हैं कि अच्छा तुम फिस्कल पॉलिसी संभालना, और एक गवर्नर जो कि IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है, आप उसको नैब की इस्तिस्ना भी दे रहे हैं जो वजीर आजम को नहीं मिला। हमारे तो पिछले दोनों वजीर आजम को आपने जेल में डाला। आप उसको हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन की इस्तिस्ना दे रहे हैं। वो बोर्ड मेंबर्स भी अपनी मर्जी से रखे, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री का मेंबर भी नहीं डाल सकते बोर्ड्स के अंदर, और वो सारी मॉनेटरी पॉलिसी चलाए और वो IMF का मुलाजिम हो। ये जस्ट मुझे सीरियसली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतना क्यों झुक गए हैं। मैं ये समझता हूं कि ये थोड़ी सी गलती होगी। अच्छा मिफ्ता साहब, ये बताइए कि फिर आपकी पार्टी इज इन पार्लियामेंट और वो सेनेट में भी है, और ये 2/3 मेजॉरिटी के बगैर हो नहीं पाएगा, तो क्या फिर आपकी पार्टी की और पीपल्स पार्टी की इस पे क्या पोजीशन है? कल मीटिंग भी हुई जब ऑपोजिशन के लीडर के चेंबर में सब बैठे, तो क्या ये इशू उठेगा वहां? देखें, अगर ये मेरे ख्याल से ये अमेंडमेंट नहीं लेकर आएंगे तो 2/3 की जरूरत नहीं होगी। इनके पास सिंपल मेजॉरिटी तो है। तो अगर जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप अगर इनके साथ हो तो इनके पास सिंपल मेजॉरिटी है, तो वो जो भी लाते हैं। लेकिन वैसे तो अमूमन ये ऑर्डिनेंस के थ्रू लाते हैं। इस बार IMF ने इंसिस्ट किया है, वरना तो देखें ना, नैब के ऑर्डिनेंस भी हर 2 हफ्ते बाद एक नया ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। ये बड़े इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक के ऑर्डिनेंस जो कि इतना जिसमें कंसेंसस होना चाहिए, उसका भी ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। टाइम कम है, इस पे आ जाइए फाइनेंस पे जी। तो वापस जो इस पे जो आप बात करिए, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस मुल्क में इस वक्त जो आपने अपने उसमें भी कहा था कि दुनिया के तीसरा तेजी इन्फ्लेशन था। नंबर 1 टर्की, नंबर 2 अर्जेंटीना, नंबर 3 पाकिस्तान। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि खित्ते में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है। पिछले साल हिंदुस्तान में 4.5% था, बांग्लादेश और श्रीलंका में 5.5 और 5.6 था, हमारे यहाँ 9 था। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि सबसे ज्यादा फूड इन्फ्लेशन भी हमारे यहाँ है। 1 जनवरी 2020 से हिंदुस्तान में अब तक 4.5% इन्फ्लेशन हुआ है उसका खाने पीने की चीजों का, और हमारे यहाँ जो है वो अशिया खुर्द-ओ-नोश के अंदर 19% इन्फ्लेशन हुआ है। तो पाकिस्तान में आप देखें, जब से खान साहब ने ये पैकेज का अनाउंस किया है, और पैकेज के अंदर कोई नहीं बताया कि कब से इंप्लीमेंट होगा, क्या मैकेनिज्म होगा। हाँ, लेकिन दूसरे दिन जो है वो बिजली अपने रात के अंधेरे में आपने पेट्रोल महंगा कर दिया। मिफ्ता साहब, टाइम खत्म हो रहा है, पर आप तो वही रिपीट करें, क्या मतलब डू यू हैव एनी सोल्यूशन, डू यू हैव एनी एडवाइस जो लोग सुने और कहें जी हुकूमत ये क्यों नहीं कर रही? मैडम, रोज अगर आप रुपया को डिवैल्यू करेंगे, अगर आप बिजली के बिल्स कलेक्ट नहीं करेंगे, जो बिल हम 93% कलेक्ट करते थे वो 80% तक ले गए थे, अगर आप TND लॉसेस बढ़ा देंगे, अगर आप सारा जो आपका दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीद रहे होंगे, जब आप ये सारी हमाकतें करेंगे, $4 की LNG मिल रही थी जब आपने नहीं ली, अब आप $30 की LNG ले रहे हैं, और फिर आप भाषण देते हैं दूसरों को कि आपको गुड गवर्नेंस आती है। ये 3 महीने पहले अभी ब्लूमबर्ग के अंदर आप देख लीजिएगा, ट्वीट आया है कि 3 महीने पहले हुकूमत पाकिस्तान जो थी वो फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी। आज पता चला कि पाकिस्तान के अंदर एक्सेस फर्टिलाइजर मौजूद है, तो ये तो एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। मतलब ये तो मतलब पागल लोग हैं, मतलब इनको समझ ही नहीं आ रही है। तो क्लाउन शो है ईमान से, मतलब देयर इज नथिंग। देखें, 3 साल पहले जब हम छोड़ के गए थे, वीट एक्सपोर्ट कर रहे थे हम, आज वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। 3 साल पहले हम चीनी एक्सपोर्ट कर रहे थे। मौसम से भी ताल्लुक है ना जी? मैंने कहा मौसम से भी ताल्लुक है वीट का और लोकस्ट का। मतलब सारी चीजें इनके यहाँ खराब हो गई। पिछले साल 35 साल में सबसे कम कपास आई थी, क्या मौसम को आग लगी हुई थी 35 साल से। और इस साल जो बोलते हैं बड़ा बम्पर क्रॉप आया, जिसमें बड़ी क्रेडिट लेते हैं, वो भी जो आखिरी साल मुस्लिम लीग का था उससे 15% 18% कम होगी। मतलब किसी शोबा आए जिंदगी के अंदर आप देखें, जहां पे इमरान खान साहब ने हाथ डाला है वहां पर पाकिस्तान जो है वो पस्ती में चला गया है। पाकिस्तान 2 करोड़ लोगों को आपने गुर्बत में डाल दिया है, 50 लाख लोग आपने बेरोजगार कर दिए। कुछ चीजें अच्छी भी हैं, फंडामेंटल्स कह रहे हैं कि जी मैन्युफैक्चरिंग जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, ये भी कहा जा रहा है कि ग्रोथ रेट 5% होगी। बहरहाल आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अब मिफ्ता साहब, वील हैव टू क्लोज द शो, कंक्लूडिंग कमेंट। इस साल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल लेकर आएंगे और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट भी करके आएंगे। सो रियली दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर जस्ट टेकिंग द कंट्री ऑन द रॉन्ग ट्रैक। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब ज्वाइन करने का। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।